एलोपैथ पर बयान देने की वजह से विवादों में घिरे बाबा रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने बाबा को मानहानि के नोटिस देने के साथ साथ प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। आईएमए ने पीएम को चिट्ठी लिखकर योग गुरु के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग की है। उत्तराखंड की शाखा ने बाबा रामदेव के बयानों के खिलाफ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को चिट्ठी लिखकर सख्त कार्रवाई की अपील की थी। आज आईएमए उत्तराखंड ने बाबा रामदेव को मानहानि का नोटिस भी भेज दिया है, जिसमें साफ चेतावनी है कि 15 दिन के भीतर माफी न मांगने या सोशल मीडिया से बयान को न हटाने पर रामदेव के खिलाफ 1000 करोड़ की मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। बाबा रामदेव ने सोमवार को एलोपैथी को लेकर 25 सवाल पूछे थे, जिस पर एसोसिएशन ने कहा कि सबसे पहले बाबा रामदेव अपनी योग्यता बताएं, उसके बाद हम सवालों के जवाब देंगे। एसोसिएशन ने कहा कि बाबा रामदेव को एलोपैथी की जानकारी नहीं है। भारत में टीकाकरण की रफ्तार को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत ने टीकाकरण में 6 महीने की देरी कर दी। केजरीवाल ने कहा कि जब दुनिया के दूसरे देश अपने लोगों को वैक्सीन लगवा रहे थे तो हमारे यहाँ से वैक्सीन दूसरे देशों को भेजी जा रही थी। केजरीवाल ने कहा कि मार्च में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कह दिया कि आप अपना अपना देख लें। अभी तक कोई राज्य वैक्सीन का एक्स्ट्रा टीके का इंतजाम नहीं कर पाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर दिसंबर महीने में ही बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया जाता तो आज ये दिक्कत नहीं आती। प्रयागराज में गंगा किनारे दफनाए गए शवों से रामनामी हटाने का विवाद बढ़ा। तस्वीरें वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। प्रयागराज में नदी किनारे दफनाए गए शवों से चुनरी और रामनामी हटाए जाने की तस्वीरें कल से ही वायरल हैं। सरकार और प्रशासन पर लोग सवाल उठाने लगे तो कल रात जिला प्रशासन ने इसकी जांच के आदेश दिए और 2 अफसरों को जांच के जिम्मा सौंप दिया। लेकिन हकीकत ये है कि पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ही 2 लोग सोमवार की सुबह रेत में दफनाए गए शवों के ऊपर से चुनरी और रामनामी हटाते कैमरे में कैद हुए थे। चर्चा है कि बड़े अधिकारियों के निर्देश पर नगर पंचायत के कर्मचारियों ने शवों के ऊपर से रामनामी और चुनरी हटाई। बीते दिनों गंगा किनारे जो शव हैं उनको दफनाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। शहीद जवान के अंतिम संस्कार में टूटी कोरोना नियमों की धज्जियां। अंतिम विदाई देने उमड़े हजारों लोग। न मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का रखा कोई ख्याल। हजारों की भीड़ की तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम की हैं। नावली गांव में शहीद कन्हैया लाल जाट को अंतिम विदाई देने पूरा इलाका उमड़ पड़ा। शहीद कन्हैया लाल के अंतिम संस्कार में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। सिक्किम में शहीद हुए कन्हैया 32 साल के थे। अंतिम विदाई के मौके पर जिले के कई अफसर और जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। कोरोना की स्थिति अभी देश प्रदेश में अच्छी नहीं है, इसलिए ऐसी किसी भी लापरवाही से सबको बचना चाहिए। यूपी के सिद्धार्थनगर में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के दौरान बड़ी लापरवाही किए जाने का खुलासा हुआ है। यहां कुछ लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की दी गई तो दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगाई गई। इस बड़ी लापरवाही के बाद सिद्धार्थनगर में लोगों के बीच डर का माहौल है। पूरा मामला जिले की बढ़नी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां 20 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज कोविशील्ड की लगी, जबकि 14 मई को दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी गई। जब इस बात पर हड़कंप मचा तो स्वास्थ्य कर्मी एक दूसरे पर इस गलती का आरोप मढ़ने लगे। हालांकि 2 अलग अलग वैक्सीन लगने के बावजूद अभी तक किसी को कोई समस्या नहीं हुई है, पर वैक्सीन लगवाने वाले लोग डरे सहमे हुए हैं। सीएमओ संदीप चौधरी ने इसे गंभीर मामला मानते हुए जांच बिठा दी है और दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अब दिल्ली में भी बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का खतरा। दिल्ली में करीब 600 ब्लैक फंगस के मरीज हैं, लेकिन दोहरी समस्या यह है कि दिल्ली के पास ब्लैक फंगस के लिए इंजेक्शन नहीं। इंजेक्शन की किल्लत पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि इंजेक्शन का जो कोटा केंद्र सरकार ने तय किया है दिल्ली के लिए बहुत कम है। एक मरीज को रोज करीब 6 इंजेक्शन लगते हैं, तो हमें कल तक 370 इंजेक्शन मिले, जिससे 50 से 60 लोगों का ही इंजेक्शन मिल पाएगा। जबकि दिल्ली में ब्लैक फंगस के 600 मरीज हो चुके हैं। दिल्ली सरकार ने इंजेक्शन का कोटा बढ़ाने की अपील की है। ब्लैक फंगस का इंजेक्शन एफॉर्मेटिसिन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ताइवान से इसे आयात करने की तैयारी कर रही है। आयात करने के बाद भारत में इसका डिस्ट्रीब्यूशन जायडस कैडिला करेगी। कोरोना महामारी में बच्चों के लिए राहत की खबर। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने किया दावा। अपनी वैक्सीन को 12 साल से ऊपर के बच्चों पर सुरक्षित और असरदार बताया।
अब कंपनी को FDA की मंजूरी का इंतजार। मॉडर्ना कंपनी ने 12 से 17 साल तक के कुल 3,700 बच्चों पर ट्रायल किया। स्टडी में ये सामने आया कि मॉडर्ना की वैक्सीन बड़ों की ही तरह बच्चों के शरीर पर भी इम्यून सिस्टम तैयार करने में कामयाब रही। हालांकि बच्चों में भी थकावट और सरदर्द जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिले। बच्चों पर वैक्सीन का सफल करने वाली मॉडर्ना दूसरी कंपनी है। इससे पहले अमेरिकी कंपनी फाइजर कंपनी को अमेरिका और कनाडा में बच्चों की वैक्सीन पर मंजूरी मिली थी, जो कि 12 साल से ऊपर के बच्चों को दी जाएगी। अगले महीने मॉडर्ना FDA को मंजूरी के लिए आवेदन भेजेगी। कर्नाटका में बच्चों पर दिख रहा है कोरोना का कहर। पिछले 2 महीनों के भीतर 40,000 बच्चे कोरोना संक्रमित। ये सभी बच्चे 9 साल तक की उम्र के हैं। भले ही तीसरी लहर में बच्चों के कोरोना की चपेट में आने की आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन बेंगलुरु में उससे पहले ही दूसरी लहर में बच्चों पर गाज गिरी है। बच्चों को बचाने के लिए बेंगलुरु में बना स्पेशल चाइल्ड कोविड केयर सेंटर, क्योंकि आंकड़े डराने वाले हैं। 0 से 9 साल तक के 40,000 बच्चे संक्रमित हुए हैं, तो 10 से 19 साल तक के संक्रमित बच्चों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। बेंगलुरु में पहली बार बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव कोविड केयर सेंटर और आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। वहीं देश के भविष्य की सलामती के लिए कई NGOs और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी मदद के लिए सामने आए हैं। सुबोध कुमार जायसवाल बने CBI के नए प्रमुख। CISF के DG और महाराष्ट्र के DGP रह चुके हैं सुबोध। काफी मशक्कत के बाद कल रात भारत सरकार ने 1985 बैच के IPS सुबोध कुमार जायसवाल को CBI का प्रमुख बनाया है। सुबोध ने महाराष्ट्र में DGP रहते हुए उद्धव ठाकरे की सरकार से पटरी नहीं बैठने पर इस्तीफा दे दिया था। तब कहा जा रहा था कि सुबोध कुमार पर सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए दबाव बना रही है। इनका कार्यकाल 2 साल का होगा। CBI निदेशक के पद पर इसके पहले ऋषि कुमार शुक्ला तैनात थे, जो इसी साल फरवरी महीने में रिटायर हो गए थे, जिसके बाद से पद खाली पड़ा हुआ था। महाराष्ट्र में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख पर पिछले दिनों घूस लेने के आरोप लगे थे, जिसकी जांच CBI कर रही है। ऐसे में CBI निदेशक के पद पर सुबोध कुमार जायसवाल की पोस्टिंग काफी अहम मानी जा रही है। यास तूफान ओडिशा के बालासोर से टकराया। यास तूफान से समंदर के पानी में कई मीटर ऊंचा उफान आया। बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ हो रही है बारिश। बालासोर में ऊंची ऊंची लहरों की चपेट में आकर कई छोटे घर और दुकान तबाह हो गए। तूफान के चलते हुई भारी बारिश के चलते तटीय इलाके के रिहायशी हिस्से में भी पानी भरा। सड़कों पर लबालब पानी। बंगाल के दीघा में कई जगहों पर कार, बाइक सब पानी में डूब गए। दीघा में तेज हवा के सामने खड़ी JCB मशीन भी पलट गई। कई सड़कों पर स्ट्रीट लाइट टूटकर गिर गए। करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से बहती हवा ने कई पेड़ों को उखाड़ दिया। बंगाल में ज्यादा तबाही देखने को मिली है। CM ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है। शुक्रवार को पूर्वी मिदनापुर का तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा भी करेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सरकार ने तटबंधों की देखरेख के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुताबिक बंगाल में करीब 3 लाख से ज्यादा घर गिर चुके हैं। 134 बांधों को नुकसान पहुंचा है और करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस तूफान से प्रभावित हुए हैं। साइक्लोन यास के बाद कई तरह की डरावनी तस्वीरें भद्रक जिले से भी देखने को मिली, जहां एक ओर जल स्तर बढ़ता रहा समुद्र में, तो वहीं दूसरी ओर तेज हवाओं ने लोगों को डरा कर ही रखा। भुवनेश्वर से करीब 100 किलोमीटर दूर उड़ीसा के पारादीप की ये तस्वीरें हैं। समंदर में मछली पकड़ने में इस्तेमाल होने वाली नावें पलटी हुई हैं। ये यास तूफान की तबाही की पहली तस्वीर है। पारादीप उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में पड़ता है और यहाँ आने वाली सड़कों पर जगह जगह इस तरह के बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव में लगी टीमें गिरे हुए पेड़ों को काटकर हटाने में जुटी हैं, ताकि आवाजाही जारी रहे। उड़ीसा के धामरा में भी तस्वीरें इसी तरह भयावह ही रही। कहीं गाड़ी टूट गई तो कहीं झोपड़ी उड़ गई। जगह जगह कांच के टुकड़े दिखाई दिए। स्ट्रीट लाइट्स तो मानो नजर ही नहीं आई और नदारद हो गई। तस्वीरें इतनी भयावह कि सोचने पर मजबूर कर दें कि आखिरकार तबाही का ये मंजर सुधरने में कितने दिन लगा दें। यास तूफान के चलते तेज बारिश ने पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। मिदनापुर जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। गांव में घुटने भर पानी जमा हो गया है।
तूफान की वजह से पानी के बीच फंसे इन लोगों के लिए एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर काम कर रही है। ये तस्वीरें पूर्वी मिदनापुर के तालगचारी गांव की है, जहां से लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मिदनापुर की ही एक दूसरी तस्वीर देखिए, किस तरह उफान मारते पानी पर अपनी जान की बाजी लगाकर भी एनडीआरएफ के जवानों ने 3 लोगों की जिंदगी बचाई। बोट पर जाते ये 3 लोग सातिलपुर गांव की एक झील के बीच पानी में डूब रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर एनडीआरएफ की टीम ने इनका रेस्क्यू कर इन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। तूफान से प्रभावित हुए इन इलाकों में एनडीआरएफ की टीम सेना के जवान और राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम कर रही है और लोगों की जान बचा रही है। पूर्वी मिदनापुर जिले के कई इलाकों में बारिश के साथ साथ समंदर का पानी भी घुस चुका है। नए नियमों के पालन करने को लेकर सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच ठन गई है। सरकार ने नोटिस देकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूछा है कि 25 फरवरी को बनाए गए नए नियमों का पालन उन्होंने क्यों नहीं किया। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पूछा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अब तक सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की, अगर नियुक्ति की है तो उसके डिटेल साझा करें। साथ ही ये भी पूछा है कि अगर वे अपने आप को सोशल मीडिया नहीं मानते हैं तो उसकी वजह भी बताएं। आईटी मंत्रालय ने साफ कर दिया कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और भी जानकारी मांग सकता है और कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र है। सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई गाइडलाइंस को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों और केंद्र सरकार के बीच चल रही तकरार अब दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। सोशल मीडिया कंपनी व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार द्वारा लाई गई गाइडलाइंस को चुनौती दी है। व्हाट्सएप की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सरकार की नई गाइडलाइंस में चैट के ओरिजिन को ट्रेस करने की बात कही गई है। ये उसी तरह है जैसे हमसे हमारे उपभोक्ताओं के फिंगरप्रिंट की जानकारी मांगी जा रही हो। अगर ऐसा हुआ तो ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के वादे को तोड़ने जैसा होगा। ये लोगों की निश्चितता के अधिकार को कमजोर करेगा। इसी साल फरवरी महीने में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे। इन दिशा निर्देशों को मानने के लिए 3 महीने की मियाद तय की गई थी, जो फिलहाल पूरी हो चुकी है। सोशल मीडिया और सरकार के बीच की लड़ाई हाईकोर्ट तक पहुंचने के मामले में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर उत्तर कोरिया के तानाशाह जैसा रवैया अपनाने और लोकतंत्र को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। कानून बनाकर एक नॉर्थ कोरियन मॉडल को लागू नहीं करना चाहिए। The new intermediary rules issued by the Modi government and they are draconian. पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि CBI और ED के बाद केंद्र सरकार का ध्यान अब सोशल मीडिया की ओर गया है। ये अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के आज 6 महीने पूरे हुए। इस मौके पर देश भर में किसानों ने काला दिवस मनाया और इसका सबसे ज्यादा असर आंदोलन वाली जगह गाजीपुर में ही देखने को मिला। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर में किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार का पुतला दहन भी किया गया। किसान हाथों में काला झंडा लिए हुए नजर आए, मुंह पर वहां पर काली पट्टी बांधकर कानून के खिलाफ अपना विरोध जताया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सब शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और हम कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन कर रहे हैं। चाहेंगे हमारा विरोध है सरकार से, क्योंकि हमने तो तिरंगे झंडे भी हाथ में लिए। सरकार उसको भी ये कहती है कि तिरंगा क्यों ले लिया। तो आज काला दिवस है, विरोध मना रहे हैं हम। 6 महीने यहाँ पे हो गए, सरकार नहीं सुन रही, तो काले झंडे तो हाथ में लेंगे। लेकिन कोरोना काल में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में शामिल आधे से ज्यादा किसानों के चेहरे पर मास्क तक नजर नहीं आया। पर प्रदर्शन के दौरान सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ने वाले NH24 पर दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाने वाला ट्रैफिक बाधित नहीं हुआ। काला दिवस का किसानों का प्रदर्शन
दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर भी दिखाई दिया। किसानों ने जुलूस निकालकर और सरकार का पुतला जलाकर तीनों किसान कानूनों के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की हैं, जहां तीनों किसान कानूनों के विरोध में किसानों ने सरकार के पुतले को जलाकर उसे लाठी से पीटा। किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर जुलूस भी निकाला, जिसमें महिलाएं भी शामिल दिखीं। कानून के खिलाफ गुस्सा तो दिखा, लेकिन कोरोना के नियमों की धज्जियां भी उड़ती दिखीं। किसान अपनी मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों की यही टेक दिखी। यहां किसानों की संख्या में एक हफ्ते से लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। टीकरी बॉर्डर पर किसानों की भारी भीड़ दिखी। 6 महीने बाद भी आंदोलन कर रहे किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जब तक तीनों किसान कानून वापस नहीं होंगे, तब तक दिल्ली की सीमा से नहीं हटेंगे। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्धार्थनगर की सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में नियुक्ति को लेकर उठे थे सवाल। एबीपी न्यूज ने दिखाई थी खबर। 2 दिन पहले एबीपी न्यूज ने सिद्धार्थनगर की सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की इस विवादित नियुक्ति की खबर दिखाई थी। मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई अरुण की ईडब्ल्यूएस कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई थी। आरोप लगे कि मंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कराकर भाई की मनोविज्ञान विभाग में नियुक्ति करवाई है। अब विवाद बढ़ा है तो अरुण ने व्यक्तिगत कारणों की बात कहकर इस्तीफा दे दिया। वीसी ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। विपक्ष का आरोप है कि नियुक्ति सही तरीके से और नियमों का पालन न करने के साथ की गई थी। मंत्री के भाई के इस्तीफे से लगता है विपक्ष का सवाल गलत नहीं था। सागर धनखड़ की हत्या का आरोप। पहलवान सुशील कुमार सलाखों के पीछे है और अब हत्या में उसका साथ देने वाले आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना और काला असोदा गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम भूपिंदर, मोहित, गुलाब और मंजीत है। 4 मई की हत्या वाली रात के सभी बदमाश छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद थे। ये लोग उसी ब्रेजा और स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर गए थे, जिसे पुलिस ने जब्त किया था। बरामद स्कॉर्पियो गाड़ी से पुलिस ने एक डबल बैरल गन भी बरामद की थी। चारों बदमाशों की गिरफ्तारी दिल्ली के कंझावला इलाके से हुई है। इनमें से 3 रोहतक के रहने वाले हैं तो एक झज्जर का है। आज जयपुर की जाए तो जयपुर में पेट्रोल के दाम शतक लगाने के नजदीक हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जयपुर में पेट्रोल का भाव 99 रुपये 98 पैसे, यानी कि 100 रुपये के आसपास पहुंचने के लिए सिर्फ 2 पैसे का अंतर है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गंगानगर जिला ऐसा जिला है जहां पर देश में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल इस वक्त गंगानगर में 104 रुपये 50 पैसे के आसपास प्रति लीटर की दर से पेट्रोल मिल रहा है। और पूरे राजस्थान में लगभग 13 ऐसे जिले हैं जहां पर पेट्रोल के दाम शतक लगा चुके हैं। और अगर जयपुर में ये 2 पैसे की दूरी अगर पूरी हो जाती है तो उसके बाद जयपुर राजस्थान का 14वां जिला होगा जहां पर पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ज़्यादा। और इस वक्त की बड़ी खबर, मेहुल चौकसी का पता लग गया है। मेहुल चौकसी एंटीलिया में पकड़ा गया। इस वक्त की बड़ी खबर बता दिया, एंटीगुआ में ही पकड़ा गया है मेहुल चौकसी। वहीं से फरार था, वहीं से गायब था। पिछले कई दिनों से एजेंसियां उसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार मेहुल चौकसी का पता लग गया है। लापता या भगौड़ा जो भी आप कहें, मेहुल चौकसी पकड़ा गया है। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी पकड़ा गया। फिलहाल पिछले कई दिनों से वो फरार था। भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी लापता हो गया था। इसके बाद एंटीगुआ पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी और इस बात की पुष्टि खुद एंटीगुआ पुलिस ने की थी कि वो फरार है, गायब है, किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी कहाँ था, किसी को कुछ पता नहीं। अब एंटीगुआ में ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। बता दें आपको, इस पूरे मामले में एंटीगुआ पुलिस लगातार ये कह रही थी कि हमें कोई जानकारी नहीं है कि मेहुल चौकसी कहाँ है और अभी जानकारी मिली है कि एंटीगुआ में ही पकड़ा गया है मेहुल चौकसी, जो कि पिछले कई दिनों से फरार था। बता दें आपको, इस पूरे मामले में एंटीगुआ से भारत संपर्क में था और भारत भी ये जानना चाहता था क्योंकि भारत में हुए इस घपले में एंटीगुआ में शरण लिए हुए था मेहुल चौकसी और उसका परिवार से भी संपर्क करने की कोशिश की गई और अब आखिरकार मेहुल चौकसी का पता लग गया है। एंटीगुआ में ही पकड़ा गया है मेहुल चौकसी। प्रणय, क्या जानकारी? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है न्यूज मीडिया के अनुसार, उसके मुताबिक मेहुल चौकसी को पकड़ लिया गया है। इनकी तलाश जारी थी पिछले कुछ दिनों से। मेहुल चौकसी जो कि भारतीय आर्थिक भगोड़ा है, जो एंटीगुआ बारबुडा में रह रहा है और वो कुछ दिनों से गायब थे, उसको पकड़ लिया गया है। और डोमिनिक जो जगह है
वहां से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है डोमिनिका का, उसकी गिरफ्त में है फिलहाल मेहुल चोकसी। और निश्चित रूप से मेहुल चोकसी के खिलाफ जो एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट भारत की थी वो स्टैंड करती है। भारत की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द, अब चूंकि एक बार फिर इस चीज का खतरा हुआ है कि मेहुल चोकसी वहां से भी भाग सकता है, क्योंकि वो भारत से भाग के एंटीगुआ बारबुडा गया था और ऐसे में उसके भागने की आशंकाएं फिर से एक बार जब उभरी है तो भारत की कोशिश होगी कि भारत की जो प्रत्यर्पण रिक्वेस्ट है जो एंटीगुआ बारबुडा के पास लंबित है उसे जल्दी से एक्सपेडाइट करवाया जाए। प्रणय, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही थी कि हो सकता है कि क्यूबा भागा हो मेहुल चोकसी, लेकिन अब की गिरफ्तारी की खबरें आ गई हैं। कोई इस बारे में जानकारी की था कहां दरअसल इतने दिनों से? ये निश्चित रूप से जांच के बाद जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उसकी जांच में इस चीज का पता चलेगा कि वो आखिर कहाँ भागा, कैसे भागा, किस तरीके से, क्या इसमें किसी ने मदद की थी, क्या वो एंटीगा बारबुडा छोड़ के कैरेबियन के इलाके को छोड़ के बाहर जाना चाहता था या किसी दूसरे देश के में भागने की फिराक में था। ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। इन्वेस्टिगेशन पर नजर निश्चित रूप से होगी और भारत सरकार भी इस चीज में रिपोर्ट लेने की कोशिश करेगी एंटीगा सरकार से कि चूंकि इस पर प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट भारत की तरफ से है, इसलिए निश्चित रूप से भारत की तरफ से भी इसमें जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है।